Hello everyone, welcome to my channel History with Richa. Please like and subscribe my channel and share also. हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री की पार्ट 3 की। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ब्रिक्स, बीट्स एंड बॉन्स। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। आज हम पार्ट 3 करेंगे। हाँ जी, तो हमने क्या क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था। अभी तक हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पढ़ा। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इसका उद्भव सिंधु घाटी नदी के किनारे हुआ था, सिंधु नदी के किनारे हुआ था। फिर हम बात करें कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। क्योंकि इसकी सबसे पहले खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों बहुत ही प्रमुख स्थल है। तो हड़प्पा तो सबसे पहले खोजा गया था और सबसे पुराना स्थल किसको माना जाता है? मोहनजोदड़ो को। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख स्थल है और ये दोनों वर्तमान में अभी कहाँ हैं? पाकिस्तान में है। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पर 700 कुएं मिले हैं। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि चक्कियाँ मिली है, 2 प्रकार की चक्कियाँ मिली है। एक में तो अनाज या खाद्यान्न जो होता है, अनाज पीसा जाता था जो फिक्स होती थी जमीन में। फिर हमने पढ़ा था कि दूसरी होती थी चक्कियाँ जो कैसी होती थी, जिनमें जड़ी बूटियाँ या फिर मसाले पीसे जाते थे, जिसे क्या नाम दिया था? सालन पत्थर का हमने नाम दिया था। इसके बाद हमने बात की थी कि ये 2 देशों में है, अफगानिस्तान में है और भारत में है। 3 देशों में है, अफगानिस्तान में, भारत में और पाकिस्तान में। और यहाँ पर इसकी कई सारी साइट्स है। फिर हमने बात की थी कि अफगानिस्तान में शोरद हुई है, जहाँ पर नहरों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे थे और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। आज हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में हम बात करें सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक भिन्नताएं आज भी हमारे समाज में पाई जाती है। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, जो हमारे ट्रेडिशन होते हैं, हमारे कस्टम होते हैं, हमारे परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? सामाजिकता में आ जाते हैं। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। शवाधान, तो ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मरने के बाद क्या करते थे? शवाधान। जैसे हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले शवाधान के, हमें राजस्थान से भी शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे कालीबंगा से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, युग्म शवाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। जैसे हम बात करें कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वो उनके साथ क्या करते थे? अपने जैसे वस्तुएं दफना देते थे। जैसे अगर किसी लेडीज की डेथ हुई है तो उनके साथ आभूषण दफना देंगे और कुछ खाने का सामान। पुरुष है तो पुरुष के साथ भी उसकी जो प्रिय वस्तु है और कुछ खाने के जैसे मृत भांड हुए, बर्तन हुए, आभूषण हुए, वो उनके साथ दफना दिए जाते थे। कई जगह युग्म शवाधान के मिले हैं कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को साथ में दफना दिया गया। कई बार हमें मिले हैं कि जैसे एक व्यक्ति के साथ एक बकरे की हमें शवाधान मिली है, तो उसमें एक व्यक्ति के साथ किसको दफना दिया गया था? बकरे को दफना दिया गया था। इसी तरह वहाँ मान्यता थी। आज हमारी मान्यता है कि किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको बहुत सारे सामान देते हैं कि मृत्यु के बाद भी उनके काम में आएंगे। आज भी हम बहुत सारी दान पुण्य करते हैं चीज़ें कि किसी की डेथ हो जाती है तो किसको वो दे देते हैं, ये दे देते हैं। तो इसी तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग भी यही विचारधारा, यही सोच रखते होंगे कि मरने के बाद भी इनके काम में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे आभूषण है या फिर किसी का कोई प्रिय जैसे जानवर है तो वो है, खाने के बर्तन है, मृत भांड है। इस तरह से वो शवाधान में हमें प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविद्या जानने के लिए किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी। तो सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं पहले भी हुआ करती थी और वर्तमान में भी सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं हुआ करती हैं। कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों से एक शवाधानों का अध्ययन है। आप संभवत मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। हम पिरामिड हमने देखे हैं, हमने मूवीज में और सॉन्ग्स में तो अक्सर पिरामिड देखे ही होंगे। पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन से परिचित हैं। इनमें से
कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। किसी भी शवाधान में अगर आपको किसी भी कब्र में धन या संपत्ति मिलती है तो ऑब्वियसली वो कैसे होंगे, वो राजकीय होंगे या फिर वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा जिसकी वो कब्र है। हड़प्पा स्थलों से मिली शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि शवाधान कैसे हुआ करता था कि अक्सर मतलब कई तरह के मिले, लेकिन अक्सर उनकी दिशाएं बहुत ज़्यादा किस मात्रा में मिली है, उत्तर से दक्षिण में। उनके सिर को उत्तर में रखा जाता था और पैरों को दक्षिण में। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? ये कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं को मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों जैस्पर क्या होता है, जास्पर आपने सुना होगा, एक उपरत्न होता है, के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मृतकों के साथ उन्होंने बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। ठीक है, बहुत कम ही बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुमूल्य वस्तुएं अपनाने में विश्वास तो था लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि वो बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। वो सिर्फ सामान्य वस्तुएं जैसे खाने पीने की वस्तुएं, मृतभांड, बर्तन और कुछ आभूषण ही दफनाते होंगे। जैसे कि आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये एक तांबे का दर्पण है। इसे हम पूरा देखेंगे इस स्लाइड में कि एक तांबे का दर्पण है। ये भी कहाँ मिला है? ये हमें कब्र में मिला है। जरूर किसी महिला के साथ इसको रखा गया होगा। विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि विलासिताओं की वस्तुओं की खोज, जैसे वो क्या क्या प्रयोग करते होंगे। वो वहाँ पर सामान्य वस्तुएं भी होती होंगी जैसे मृतभांड है, चक्कियाँ हैं, सुइयाँ हैं, झावा है आदि, और कुछ महंगी वस्तुएं भी होती होंगी। महंगी वस्तुएं किससे बनाई जाती थी? फेयोन्स से बनाई जाती थी। फेयोन्स यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फेयोन्स के बारे में कि फेयोन्स से क्या समझते हैं, फेयोन्स क्या है। तो फेयोन्स क्या होता था? घिसी हुई रेत, मीन्स एक बालू होती है, रेत होती है, उसमें क्या करते हैं, कलर डाल देते हैं और फिर एक चिपचिपे पदार्थ से, उसका नाम हमें नहीं मिला है, उस पदार्थ से क्या करते थे, मिश्रण करके बनाते थे। नेक्स्ट हम पढ़े, अगर सैल खड़ी हमने पढ़ा था, हमारा जो फर्स्ट पेज है उसी में था कि मोहरें अक्सर किसकी बनाई जाती थी? सेल खड़ी की। तो यह भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि सेल खड़ी धातु है कठोर या मुलायम। तो आप ध्यान रखिएगा कि सेल खड़ी एक मुलायम धातु है। हम सोचेंगे कि मोहर बनती थी सेल खड़ी से, तो ये कठोर होती होगी, लेकिन सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है। सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तु का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जो डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं, जैसे मृतभांड हुए, जैसे खाना पकाने के सामान हुए, या फिर जैसे हमने देखा तांबे का दर्पण, तो ये भी रोजमर्रा की वस्तु है, जिन्हें पत्थर तथा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। जो डेली रूटीन की चीजें जो आम जनता से लेकर राजकीय लोग भी काम में लेते होंगे, उन्हें किससे बनाया जाता था? मिट्टी जैसे पदार्थों से बनाया जाता था। इनमें चक्कियां, मृतभांड, सुइयां, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। ठीक है, जो वस्तुएं मिट्टी से बनती थी, जो बहुमूल्य नहीं होती थी, वो वस्तुएं हड़प्पा में अक्सर सभी जगह से मिली है।
पुरातत्वविद इन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो। ठीक है, पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो बहुत कम मिली है हड़प्पा सभ्यता में, अथवा महंगी स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। जो वस्तुएं खुदाई के दौरान कम पाई गई हैं उन्हें क्या कहा पुरातत्वविदों ने कि बहुत ही दुर्लभ पाई गई है, उन्हें क्या कहा, बहुत ही बहुमूल्य कहा या फिर महंगी कहा है। देखिए यहाँ पे आया फेयोंस। इस प्रकार फेयोंस, ये फेयोंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेयोंस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है। के छोटे पात्र संभव कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। ठीक है, जो फेयोंस के छोटे छोटे मनके या पात्र होते थे वो बहुत ही दुर्लभ पाए गए और इनको बनाना भी बहुत ज्यादा कठिन था। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। हाँ, हम मनके बनाने की बात करें तो क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहाँ पाया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ पाया गया है? चन्हूदड़ो में। चन्हूदड़ो में मनके बनाने का कारखाना पाया गया है, वहाँ मनके बनते थे। फिर हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे बड़े शहरों में वहाँ से मनके बनकर आते थे। सेल खड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, देखो ये आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेल खड़ी धातु है या पत्थर है, मुलायम कठोर है ना, इस तरह से। तो आप याद रखिएगा कि सेल खड़ी एक बहुत ही मुलायम पत्थर है। जबकि हमने फर्स्ट पेज पर पढ़ा था कि सेल खड़ी से मोहरें बनाई जाती थी, तो हम सोचे कि मोहरें बनाई जाती होगी तो ये बहुत ही क्या होगी, कठोर धातु होगी, जबकि ऐसा नहीं है। सेल खड़ी जो एक मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेल खड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। ठीक है, कुछ मनके कैसे बनाए जाते थे कि सेल खड़ी के चूर्ण को सांचे में डाल दिया जाता था और उनसे मनके बना दी जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है कि कैसे बनाए जाते होंगे सेल खड़ी के मनके। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोग ने यह दर्शाया है कि कार्निलियन का रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। कार्निलियन कहाँ से प्राप्त करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? गुजरात से प्राप्त करते थे, गुजरात के भड़ोच से प्राप्त किया जाता था कार्निलियन। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही ये प्रक्रिया पूरी होती थी। मनके बनाते थे तो उनमें छेद भी किए जाते थे। चन्हूदड़ो, देखिए आ गया चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने की कुछ विशेष उपकरण मिले हैं। तो चन्हूदड़ो से, लोथल से और धोलावीरा से छेद करने के उपकरण मिले हैं, लेकिन चन्हूदड़ो क्या था? मनके बनाने का कारखाना था। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालकोट और नागेश्वर और बालकोट को चिन्हित करें तो नागेश्वर और बालकोट कहाँ थी? दो समुद्रीय तट पर स्थित बस्तियां थी। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। तो नागेश्वर फेमस किसके लिए था? शंख के लिए था। नागेश्वर और बालकोट में क्या प्राप्त होते थे? शंख प्राप्त होते थे। फिर अब आप शंख से कुछ भी बनाइए, आप चूड़ियां बनाइए, इयररिंग्स बनाइए या करछियां बनाइए, वो मैटर करता है हमारे ऊपर या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के ऊपर कि वो उससे क्या क्या बनाते होंगे। हम तो सिर्फ वही जान सकते हैं जो हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं। तो नागेश्वर तथा बालकोट से क्या प्राप्त हुआ है? शंख प्राप्त हुए हैं और ये समुद्री तट पर स्थित दो बस्तियां थी। निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहां से ये माल दूर बस्तियों तक ले जाया जाता था। कौन से दो मुख्य केंद्र? नागेश्वर और बालकोट। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चन्हूदड़ो और लोथल से तैयार माल, ठीक है, मैंने आपको बताया था चन्हूदड़ो लोथल से तैयार माल कहाँ ले जाया जाता होगा? चन्हूदड़ो
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों में ले जाया जाता होगा। फिर है मिट्टी से बनी वस्तुएं, पुरावस्तुएं। मृत भांडों में कई पुरावस्तुएं जो कहाँ पर है, कहीं तो दिल्ली संग्रहालय में है और कहीं लोथल के स्थानीय संग्रहालयों में हमें देखी जा सकती है। कितनी सुंदर बनी हुई है ये मिट्टी से वस्तु, यहाँ पे इन्हें देखिए, ये मृत भांडे जो कितने सुंदर बने हुए हैं, आज भी कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये उत्पादन केंद्रों की पहचान की। हम उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करेंगे? उत्पादन केंद्रों की अगर हम बात करें तो उत्पादन केंद्रों में जैसे कि अगर कहीं पर आपको मिला है, कहीं पर आपको कुछ मन के बनाने की जैसे संकेत मिले हैं या मन के जो बने हुए हैं उसका आपको वो मिला है, जैसे कि टुकड़े मिले हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे कोई धातु है, धातु का पदार्थ मिला है, किसी पत्थर का आपको बुरादा मिला है, तो उससे आप पहचान कर सकते हैं कि वहाँ पर उत्पादन का केंद्र है, वो किसी न किसी वस्तु का या पदार्थ का वहाँ उत्पादन होता होगा। शिल्प उत्पादन के केंद्र की पहचान पुरातत्वविद सामान्य निम्नलिखित को ढूंढते हैं, जैसे प्रस्तर पिंड, पूरे, शंख, तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट आदि। ठीक है, जो बचा कुचा माल होगा वहाँ हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पे उत्पादन किया जाता होगा। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख, पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। देखिए ये मूर्ति देखिए, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है। नेक्स्ट, कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। जैसे आज हम कर लेते हैं ना, जैसे बेडशीट बनती है बड़ी सी, तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे जो कपड़ा बचता है उसके बाद उसकी और चीजें बनाई जाती है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी बड़े जो टुकड़े बच जाते थे उनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती होंगी, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस और संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। ठीक है, विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त भी ये शहरों में शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। हाँ जी, अगर ये वस्तुएं और ये उत्पादन केंद्र के आसपास ये त्यागते नहीं, ये कूड़ा करकट या फिर ये जो पदार्थों को कच्चे माल जो बचा हुआ माल था उसको, तो हम कैसे पता लगाते कि उत्पादन का केंद्र है या नहीं है। माल प्राप्त करने संबंधित नीतियां, तो माल प्राप्त कैसे करते थे उसकी नीतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि स्पष्ट है, शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। आज भी कई प्रकार के कच्चे मालों का प्रयोग होता है, कच्चे माल के बिना तो बनता ही नहीं है। जब हमारा भारत अंग्रेजों के अंडर में था तब भी कच्चे माल का क्या हुआ था, यहाँ से बहुत मात्रा में कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था। तो कच्चे माल का जो है वो तो चलता ही रहेगा हमेशा, कच्चे माल के बिना तो उत्पादन ही संभव नहीं है। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदानों से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे अभी, कार्लिनियन कहाँ से प्राप्त होता था, गुजरात से प्राप्त होता था। राजस्थान से हम क्या मंगाते थे, खेतड़ी झुंझुनू से चांदी मंगाते थे। फिर हम इंडिया के बाहर की बात करें तो मगान, जिसे वर्तमान में ओमान कहते हैं, वहां से भी हमारे हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। ये सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। ऑब्वियसली कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, अगर हम उसमें दूर से लेकर आएंगे तो नदी मार्गों का या समुद्र मार्गों का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले प्लेन तो था नहीं कि उड़कर चला जाएगा, और आज भी प्लेन है, फिर भी हम माल प्राप्त करने के लिए जहाजों का ही प्रयोग करते हैं, ना कि एरोप्लेन का। अभी हम ट्रक का यूज कर लेते हैं स्थल मार्ग का, परंतु उस वक्त ये संभव नहीं था। तो किसका प्रयोग करते थे, नदी मार्गों का।
और साथ ही तटीय मार्गों का भी हम प्रयोग करते थे। तांबे व खांसे के बर्तन, देखिए तांबे और खांसे के बर्तन हैं। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, कि उपमहाद्वीप का प्रयोग इस लेसन में भारत के लिए क्या किया गया है, कि उपमहाद्वीप मीन्स भारत तथा उसके आगे से आने वाला माल। तो भारत में कहाँ से आता था, मैं आपको बताया गुजरात के भड़ोच से आता था, कालीनियन राजस्थान से में खेतड़ी से आता था, झुंझुनू से तांबा, इस तरह से। हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए नागेश्वर और बालकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, ये इंपॉर्टेंट है। नागेश्वर और बालकोट से क्या मंगवाया जाता था, शंख मंगवाया जाता था। इसी प्रकार बस्तियां स्थापित की। ऐसी ही कुछ अन्य पुराने स्थल थे सुदूर अफगानिस्तान में शोरतगुई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लार्जवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। तो अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान के शोरतगुई से क्या मंगाया जाता था, तो लार्जवर्द जो कौन से रंग का था, नीले रंग का था, वो हम मंगवाते थे। लोथल जो कार्निलियन गुजरात में भड़ोच से मंगाया जाता था। ठीक है, लोथल कहाँ है, वर्तमान में गुजरात में है। तो जैसे राजस्थान में से मंगाई जाती थी चांदी, तो कहाँ से, खेतड़ी से। इसी तरह से लोथल गुजरात में लोथल से मंगाया जाता था कार्लिनियन, जो गुजरात में भड़ोच में है। और ये रीट में अभी आया हुआ क्वेश्चन है कि भृगुकच्छ का वर्तमान नाम क्या है। भृगुकच्छ किसका प्राचीन नाम था, ये रीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गुजरात में भड़ोच मीन्स भृगुकच्छ इसका पुराना नाम था। सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से। ठीक है, सेलखड़ी हमारे दक्षिणी राजस्थान से मंगाई जाती थी और उत्तरी गुजरात से। धातु राजस्थान से के स्रोत हमें प्राप्त हुए। धातु में कौन सी धातु, मुख्यतः तांबा। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। राजस्थान, देखिए आ गया, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिणी भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। ठीक है, दक्षिण भारत से क्या मंगाया जाता था, सोना मंगाया जाता था, मुख्यतः कर्नाटक से। दक्षिण भारत में भी कौन सा क्षेत्र, कर्नाटक। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों के संकेत हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। गणेश्वर संस्कृति कौन सी नदी के किनारे पर है, आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यह तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ठीक है, तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। ठीक है, कहाँ के, हमारे राजस्थान के निवासी तांबा भेजा करते थे। और मैं आपको बता दूं, तांबा सिर्फ राजस्थान से ही नहीं, और कहाँ से मंगवाया जाता था, अफगानिस्तान से भी मंगवाया जाता था और ओमान से भी मंगवाया जाता था। यह है मैप कैस्पियन सागर। अगर हम हिस्ट्री से थोड़ा सा ज्योग्राफी में आ जाए तो हम बात करें कैस्पियन सागर की, तो ये विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। जबकि सबसे ज्यादा खारा पानी कौन सी झील में पाया जाता है, वोन झील जो तुर्की में है। फिर हम बात करें मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया किसके किनारे है, ये दो नदी के किनारे हैं, दजला और फरात नदी के किनारे पर है। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर है। उर और उरुक इसके प्रमुख शहर हैं। फिर हम बात करें मगान, जिसे क्या बोलते हैं, मगान को ओमान, वर्तमान नाम इसका ओमान है। सुतका गेंडोर जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। मेलुहा को क्या कहा गया है, मेसोपोटामिया सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा नाम दिया गया है। मेलुहा को मेसोपोटामिया में कहा है कि नाविकों का देश। लोथल जो कि गुजरात में है, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसी तरह से भूमध्य सागर हम बात करें अगर भूमध्य सागर से जो चक्रवात आते हैं ना, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से हमारे राजस्थान में क्या होती है, मावट होती है।
हाँ जी, तो हम हिस्ट्री पे वापस आ जाते हैं। सिर्फ इतना सा देखना है हमें कि मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे पर है। उर और उरुक इसके प्रमुख शहर हैं। मगान जो कि ओमान है वर्तमान में, और हड़प्पा सभ्यता है जो हड़प्पा नामक स्थान है जो वर्तमान में पाकिस्तान में। सुत्का गेंडोरे जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम स्थल है, और सबसे पूर्व स्थल की बात करूँ तो वो मुझे आप बताएंगे उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है, वो भी मुझे आप बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। देखिए आप ये मृदभांड जो देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये काली मिट्टी से बना हुआ है, मींस मिट्टी से बना हुआ है और इस पे काला रंग किया गया है। और ये बहुत ही इसमें जो काला मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा मोटी परत चढ़ी हुई है। तो संभवतः हम क्या सोचेंगे कि इसमें कुछ पेय पदार्थ लिक्विड कुछ फॉर्म में जो भी इसमें संग्रह किया जाता होगा, रखा जाता होगा, लेकिन हमें ये पता नहीं लग पाया है कि इसमें क्या रखा जाता होगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो पात्र है ना, ये कहाँ से मिला है, हमारे इंडिया से नहीं मिला है। ये पात्र हमें फारस से मिला है, आउट ऑफ इंडिया से मिला है। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण, कहाँ से, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से लिया जाता था। कहाँ से लिया जाता था तांबा? राजस्थान, ओमान, और ओमान से। ओमान को क्या कहा गया है? मगान। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र, एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली, इसी मिट्टी के बर्तन की हम बात कर रहे हैं ऊपर, कि एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान है जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है। ओमानी स्थलों से मिला है। कहाँ से मिला है? ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परत तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। हमें यह नहीं पता लगा कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर संभवतः की हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें कुछ ओमानी तांबे से सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान को ओमानी तांबे से विनिमय करते थे, वहां से क्या करते थे? खरीदते थे। ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्दबान। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान है, ये इंपॉर्टेंट है। मगान क्या है? वर्तमान में ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के हमें संकेत मिले हैं। यहाँ रोचक बात यह कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई, मुहरे, बाट, पासे तथा मनके शामिल है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, ये इंपॉर्टेंट है। मगान का नाम ओमान क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ में मिलते हैं। यहाँ रोचक बात है कि मेसोपोटामिया स्थलों से अच्छा, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बेलनाकार मुहर है जो कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे देखिए आप इसमें बेल का चिन्ह देख रहे हैं, और इसका समीकरण हम किससे करते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया से एक बेलनाकार मोहर मिली है, परंतु इस पर बना कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। कहाँ से? हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से लिया हुआ प्रतीत होता है। तो जैसे कि हम इससे क्या अनुमान लगाते हैं कि वहां से हमारे व्यापारिक संबंध रहे होंगे। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन मीन्स बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संबद्ध हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करता है: कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियां। मेलुहा, ठीक है, वहां से क्या क्या प्राप्त होता था? कार्निलियन, लाजवर्द मणि, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियां। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज रास प्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी क्या था? मोर था। हाजा पक्षी का समीकरण किससे किया है? मोर से किया है। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज से मिला था?
देखो ये बहरीन में मिली एक फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर है। कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य ये है कि दिलमुन के स्थानीय बांट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। ठीक है, जो दिलमुन के स्थानीय जो बांट थे वो किसका अनुसरण करते थे? हड़प्पाई मानक का। ठीक है, यहाँ का स्टैंडर्ड जो था उसका ही अनुसरण कहाँ किया जाता था? दिलमुन में। हम जैसे अभी हमने जीरो दिया, मैंने आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे में एक वीडियो में बताया था कि हाँ, वो इतिहास के रोचक तथ्य वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने मेंशन किया था कि हमारे भारत ने क्या दी थी? दशमलव प्रणाली दी थी। हमारे भारत ने जीरो दिया। हम सॉन्ग सुनते हैं जीरो दिया मेरे भारत ने। तो इसी तरह से हमने किसी को अरबों को जो थे हमने प्रणाली बताई थी, संख्या प्रणाली हमने अरबों को सिखाई थी। तो इसी तरह दिलमुन के लोग भी क्या करते थे? हमारी बाट प्रणाली का जो हमारा मानक था उसका अनुसरण करते थे। हड़प्पाई क्षेत्र से ओमान, दिलमुन तथा मेसोपोटामिया तक के कौन से मार्ग से जाया जा सकता होगा? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। ठीक है, समुद्री मार्ग से ही हम जाएंगे, प्लेन तो था नहीं। और किससे जा सकते हैं फिर हम? समुद्री मार्ग से। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविक, देखो ये है कि मेसोपोटामिया में मेलुहा को क्या कहा गया है? नाविकों का देश कहा गया है। इसके अतिरिक्त हमें मोहरों पर जहाज तथा नाविकों का चित्रांकन भी पाते हैं। आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता में और वो मेसोपोटामिया सभ्यता में हमें जो मोहरें मिली वहां पे अक्सर क्या बनाई गई है? मोहरों पर नाव बनाई गई है। मोहरें, लिपि तथा बाट। मोहरे, लिपि तथा बाट, इसे हम कल पढ़ेंगे ना, हम इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हमने पार्ट 3 पढ़ा, फिर हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो पार्ट 4 में हम लेसन नंबर 1 ईंटें, मन के तथा अस्थियां, इसको कंप्लीट कर लेंगे। हैव अ गुड डे।